चैनल आलिया खान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बढ़ता हुआ मसला है वो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का सरतान है। और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो हर 9 में से एक खातून जो है ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके अलामात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़रूक कमाल दास। ये प्रोफेसर पैथोलॉजी हैं और आज हम इनसे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस तरह से अभी मैंने बताया कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा है। तो आप चूँकि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और आपकी ज़्यादातर खिदमात भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हैं, तो आप बताइएगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। जी जी, जैसे कि आपने अभी कहा, ब्रेस्ट कैंसर जो है ना इस वक्त बहुत अहमियत हासिल कर चुका है पाकिस्तान में। पिछले काफ़ी सालों से एशियाई ममालिक में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर हम दुनिया के गूगल मैप पे ब्रेस्ट कैंसर लगाएं तो हमारा एरिया रेड आता है। इट मीन्स के यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ और या ब्रेस्ट के जो भी गिल्टियाँ हैं उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा। कोई 1991 की बात है। मैं वहाँ पे मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में काम करता था। तो हमने वहाँ पे इसकी ब्रेस्ट के क्लिनिक बनाया जिसमें कोशिश ये थी कि किस तरीके से हम इसको बहुत इब्तिदा में ही तशख़ीस कर सकें। उसके लिए एक टेस्ट शुरू किया जिसको FNAC कहते हैं कि आम सिरिंज की सुई से हम उस जो भी गिल्टी है उसमें डाल के कुछ थोड़ा सा मवाद लेते हैं और उसको फिर उसके प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बता देते हैं क्या है कि नहीं। तो जब हमने शुरू किया था बहुत साल पहले, तो अगर 10 या 20 ख़वातीन का किया जाए तो कोई 1 या 2 में कैंसर निकलता, तो कई दफ़ा पूरे दिन में कोई नहीं निकलता था। जबकि उसके 20-25 साल बाद ऐसा हुआ कि अगर 10 या 20 हम मरीजों को देखें तो उसमें से कोई 60-70 को कैंसर निकल आता है। सो इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है इन गुज़श्ता को 30 साल में। इसकी अगर ये सिर्फ ब्रेस्ट का हमारे तजर्बे में, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेस्ट के कैंसर से ही या छाती के सरतान से ही काम नहीं करते, हम बाकी सारे कैंसरों के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पे हम उनको डायग्नोज करते हैं, डिस्कस करते हैं, ट्यूमर बोर्ड्स में, बहुत सारी जगहों। सारे कैंसर ही इतने सालों में बढ़ गए हैं। उनकी वजूहात अगर हम देखें तो कुछ किताबें में वजूहात लिखी होती हैं हर कैंसर की कि ये हो सकती हैं। वो किताबों वाली वजूहात बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। अब हम अगर देखें कि आज और उस 30 साल पहले में फ़र्क क्या हमारी ज़िंदगी में आया, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी हमारे यहाँ कैंसर क्यों ज़्यादा हो गया। जब हम सादा ज़िंदगी गुजारते थे, जब हम रोज़ का रोज़ फ्रूट सब्ज़ी बाज़ार से लेते थे, गोश्त लेते थे और उसको उसी वक्त फ्रेश खाते थे, एक वो ज़माना था। अगर आप गांव में चले जाएं, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे भी जो गोबर वाली खाद इस्तेमाल होती थी, वहाँ पे भी कोई कीमियाई चीज़ें और केमिकल्स मौजूद नहीं थे। सो अब जो मेन चेंज आई है ना ज़िंदगी में, वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स 2 तरह के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक खादें हैं और एक कीड़े मार दवाइयाँ। एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पे सारे बैठे हैं, पीछे बोतलों में दवाइयाँ पड़ी हैं। और विल यू बिलीव कि वो दवाइयाँ कितनी सख्त हैं कि एक जो हमारी छोटी पेप्सी की बोतल होती है, कोई 150-200 ml की, उतनी बोतल 2-4 खेतों का केमिकल उसमें पड़ा होता है जिसको डाइल्यूट किया जाता है। वो वहाँ सारे पड़े हैं, वैसे उठा के रखते हैं और वहीं वो खाना पीना जारी रखते हैं। अब अगर हम कैंसर की तारीख पढ़ें, क्योंकि मैं कैंसर का उस्ताद भी रहा हूँ, पैथोलॉजी बेशुमार पढ़ा है, तो उसकी है कि पहले कैंसर का पता कैसे चला। कैंसर का और ये केमिकल एजेंट से कैंसर होता है। तो इंग्लैंड में सर्दी बहुत होती थी, उस ज़माने में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं जब होते थे, तो जो
जो चिमनियों में काम करते हैं, जहाँ कोयला जलता है, मजदूर, वो मजदूरों को पता चलना शुरू हुआ कोई 8-10 साल बाद कि ये जो जितने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनमें से आधे कैंसर का शिकार हो गए। फिर वहाँ पे कुछ वाइज लोगों ने सोचा कि पता तो करें वजह क्या है। सही। तो जिनको नहीं है उनकी क्या वजह है, जिनको हुआ उनकी क्या वजह है। उनकी क्या वजह? पता ये चला कि जो लोग तो इस सर्दी में भी काम करके आके नहाते थे और अपने कपड़े बदल के फिर अपने बाकी के काम अपने बच्चों से अपनी बीवियों से इंटरेक्शन करते थे, उनको खुद भी कैंसर नहीं हुआ और उनके बीवी बच्चों को भी नहीं हुआ। सही। जिससे ये पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे उड़ के उनके कपड़ों पे उनके जिस्म पे पड़ जाती है, जो फिर वो दूसरों को भी चलती है और कैंसर बढ़ जाता है। कैंसर। सो वही सारा कुछ अब हमारे पास है। वहाँ पे जो केमिकल के खाली बोतलें होती हैं उनमें बाद में वो अपनी खाने की चीज़ें डाल देते हैं। बड़े बड़े ड्रम आपने भी देखे होंगे, या नान चनों वालों के पास उसको कूलर बनाया होता है। हाँ। उस पर अगर आप पढ़े अंग्रेजी में लिखा होता है कि जब इसमें से केमिकल निकाल लेना है तो इसको जला देना। हमने उसको मजबूत बहुत होता है ताकि उन लोगों के तो एक बाहर की दुनिया के SOPs है ना कि लीक ना हो जाए। हम कहते हैं इतना मजबूत चीज़ को फेंक दें, इसका तो बड़ा अच्छा कूलर बनता है, इसके आगे उल्टी लगा के कूलर बना लेते हैं। शहरों की और की तरफ आए तो खाने पीने की बेशुमार चीज़ें। इसी ज़माने में मुझे याद है हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो सारे शहर में 2 या 3 बारबेक्यूज होते थे। वो मजाक चुंगी एक भट्टी और एक टिक्का और एक और होता था। अब हर सड़क पे 4-4, 5-5 बैठे हुए। एक गली में कितने कितने होते नहीं, ये एक गली में बैठे हुए हैं। और वो जो सीखों पे आग के ऊपर रोज जलाते हैं ना, वो जो उसके अंदर फैट होती है वो जल के उस कोयले से वो कैंसर बनाने वाली चीजें बनाती है। और अगर पहले कोई साल में एक दफा खाता था, बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज ही खाते हैं। रोज ही इन लोगों का तो अब तर्ज जिंदगी ऐसा हो गया। फिर जबकि शहरों में सिगरेट, पाइप, फिर अब तो शीशा जगह जगह। अब तो हर बंदा फ्लेवर, वो कहते हैं जी हम सिगरेट नहीं पी रहे, ये फ्लेवर है। फैशन के तौर पे। और आप यकीन करें कि वो बैठे हुए वो इतना उसका वो स्मोक बना रहे होते हैं और मैक्सिमम स्मोक बना के उसको वो करते हैं, और जो आसपास लोग बैठे होते हैं वो भी इनहेल कर रहे होते हैं। फिर ये स्मोकिंग के बाद और केमिकल बहुत सारे आ गए। मसलन ये रंग बिरंगी कैंडीज, मिठाइयाँ, लाल, पीली, नीली, हरी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये इतनी केमिकल्स, ये सारे वो दुपट्टों में रंग देने वाले रंग हैं जो कि यूज किए जाते हैं। फिर मेकअप का सामान जो लो क्वालिटी बेशुमार बन रहा है, उसको रोज के रोज लोग लगा रहे हैं। हेयर डाइज बहुत सी 2-3 नंबर जो चीजें निकल आई हैं। अमीर लोग नॉन सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं। फिर आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बच्चों स्टूडेंट्स को अपने बताता होता था कि बेटा ये 3 फ्रूट वाले खड़े हैं, एक फ्रूट वाले के पास मक्खियां बैठी हुई हैं, 2 के पास बैठी हुई नहीं है, आप किससे लोगे? तो सत्या है कि जो साफ है जिसकी मक्खियां नहीं बैठी, तो मक्खियों को क्या पता साफ क्या होता है, नहीं साफ होता। वो तो मीठे हैं ना, मक्खियों ने तो बैठना है। वो इसलिए वो सुबह आके उस पर केमिकल स्प्रे करता है ताकि मक्खियां ना आए। हम कहते हैं बड़ा साफ है और हम लेके वैसे ही खा लेते हैं। ये सारी चीजें जो है जब तक इन पे अवेयरनेस नहीं होगी, अब ब्रेस्ट कैंसर में ये सारे इन्वॉल्व हैं। प्लस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अगरचे कंट्रोवर्शियल है आजकल भी, वो है बच्चों को दूध पिलाना। हाँ जी। ठीक, वो पहले जमाने में भी लोग रिलक्टेंट होते थे, अब भी कुछ रिलक्टेंट हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स कईयों की है। उसका बहुत फ़ायदा है अगर हर खातून अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए कि ब्रेस्ट के अंदर जो खुलिया होते हैं ना, वो ही असल में कैंसर करते हैं। असूल ये है कि एक खुलिये में कोई तब्दीली आती है, वो तब्दीली जब कुछ बार बार उसकी डिवीजन होती है उससे वो पक्की हो जाती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। अगर उससे पहले वो सेल टूट के गिर जाए तो फिर कैंसर कभी नहीं होगा। तो जब खवातीन 2 साल दूध पिलाती हैं ना, क्योंकि उस वक्त उनकी ब्रेस्ट बड़ी हो गई होती है, उनमें एक्टिविटी हुई होती है, तो सेल बड़ी तेजी से डिवाइड हो रहे आते हैं, वो दूध में रोज के रोज निकली जाते हैं। कोई भी ऐसा सेल में कुछ चेंज आ भी जाए ना तो वो पीछे बचता नहीं है कि वो कैंसर कर सके। सो जिन खवातीन ने ये दूध पिलाना है
रूटीन है उनमें कम होता है कैंसर। आई एम नॉट सेइंग कि वो उनमें नहीं होता, उनमें चांस कम हो जाता है। गिल्टी ब्रेस्ट की के साथ हमारे पास मरीज आता है, हम उससे पूछते हैं तो बड़ी बहन किसी को तो नहीं, खाला, माँ, नानी, ये एक फैमिली है। मरूसी मर हाँ, जाता है। क्योंकि इसमें कुछ जेनेटिक्स का रोल है। उसको हम रोल के लिए भी हम आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं, ओके। वो हम जिसके एक को हो उसकी बाकी फैमिली का अगर वो टेस्ट करा दिया जाए, वो एक जीन का टेस्ट है, तो उससे पता चल जाएगा कि इस फैमिली में इनको कितना चांस है होने का। आपने एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है ना अंजेलिना जोली, बिल्कुल, उसने वही टेस्ट करा के तो अपनी ब्रेस्ट वैसे रिमूव करा दी कि कैंसर ना हो। कि कैंसर ना था उसको, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव था। वो टेस्ट भी अब हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और लोगों को इसकी अवेयरनेस भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें चांसेस कम होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कोई ख़वातीन कहती हैं जी हमारा तो दूध ही नहीं उतरा, या दूध पिलाने में मुश्किल है, और वो बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती हैं। या जैसे वर्किंग वुमेंस होती हैं वो इस तरह से करती हैं कि बच्चे को दिन में डब्बे वाला दूध पिलाया, रात को अपना दूध पिला लेती हैं, तो उनमें भी इस तरह के चांसेस पाए जा सकते हैं। वेस्ट में इस सबका हल निकाल रहा है जी। जो एक माँ ने फर्ज करे मीटिंग में जाना है कोई 3 दिन के लिए, जी। उसका बच्चा फिर भी उसी का दूध पीता है। वहाँ पे दूध निकाल के स्टोर करते हैं और उसको वही दूध देना है। वर्किंग वुमेन के भी पंप्स ब्रेस्ट के अवेलेबल हैं, उससे ब्रेस्ट का ब्लड मिल्क लेके उसकी बोतलों में भरते हैं स्टेरिलाइज तरीके से, बच्चा ताकि जब माँ नहीं फिर भी वही पिए, वो बाजार का ना पिए, क्योंकि ये दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। ये तो हमारे मज़हब में इसी वजह से ये कहा गया, और हर चीज़ जो दीन इस्लाम में है ना उसको अब साइंस साबित कर रही है कि वो बिल्कुल ठीक थी। और अभी हम और हमारी बड़ी आंखें खुलनी हैं जो हमें पहले समझ नहीं आती थी चीज़ें ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह ने आखिरी दीन जो हमारे दिया है वो हमेशा के लिए है, वो भी यही कहता है। इसलिए ये कोई ऐसे मसाइल नहीं है। हाँ, जो हमारे टैबूज़ हैं वो एक मसलन एक खातून है, उसकी बच्चा दूध पीते हुए फौत हो गया किसी भी बीमारी से, उसके घर में कई दफ़ा उसके बुजुर्ग ख़वातीन कहती नहीं दूध ना अगले पिलाई, तेरा दूध जहर आ रहा है। वो अगला बच्चा होता है उसको दूध नहीं पिलाती। फिर कईयों की होता है बच्चे का ना, बच्चा दांत जब निकलते हैं तो वो कई दफ़ा निपल को काटता है। वो जब काटता है ना तो उसके मुंह में होते हैं जरासीम, वो उससे ब्रेस्ट पे चले जाते हैं, उससे वहाँ पे लाल सा रंग आ जाता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाती है ना। जब इन्फेक्शन हो जाती है तो वो कहती है यहाँ पे दूध नहीं पिलाना, अब दूसरी तरह से पिलाएं। वो तो दूध तो आता ही आता है, वो बन के तो गोला सा बन जाता है। वो फिर ये एक लेदर मसला ये वाला है। फिर तीसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मेरा जो स्ट्रेचर है, मेरा फिगर खराब हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग से, तो आई शुड नॉट, तो वो बाजार से दूध ले लेते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि बच्चे को भूख नहीं पूरी होती, उनका ख्याल होता है ना, वो इंस्टेड ऑफ के खुद अच्छी चीज़ें खाएं, प्रोटीन लें, दूध पिए, जिससे उनका वो चलता रहे, वो खुद छोड़ के बच्चे को दूसरा दूध शुरू कर देते हैं। सो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम एजुकेशन से कम किए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन जो हैं ब्रेस्ट के उभार के लिए मेडिसिन का भी यूज़ करती हैं, तो क्या ये वजह होती है? देखिए ये वो जो जितने भी केमिकल आप ऐसे यूज़ करेंगे ना, दे आर प्री कैंसरस, दे शुड नॉट बी यूज्ड। हाँ, जो ज़्यादा कुछ ये करना चाहते हैं ना, जिनका कारोबार होता है इस किस्म का, वो फिर सर्जिकल काम करवाते हैं इसका। सर्जरी में इस ब्रेस्ट के अंदर वो रख के इम्प्लांट्स होते हैं जिससे वो अपनी ऑगमेंट कर लेती हैं, बड़ी कर लेती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ऊपर लगाने वाली, खाने वाली, दे आर डेंजरस, दे शुड नॉट बी यूज्ड। कोई भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर, क्योंकि बड़ा इस तरह के कमर्शियल्स भी नजरों से अक्सर सोशल मीडिया पे गुजरते हैं कि नुस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए ये करें, तो ये कोई भी नॉन केमिकल जो अच्छी चीज़ कोई भी ऐसी नहीं है जो कि मंजूर हुई हो अथॉरिटीज से, वो सारी दूसरी चीज़ें ही हैं जिनका लोगों ने अपना कारोबार बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर पे हम बात करें, ओवरऑल तो खैर हमने ओवरऑल कैंसर पे बात की है, लेकिन अगर हम खाली ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा अलामात में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जी गुठलियाँ बन जाती हैं। और क्या हर गुठली कैंसर होती है? क्या ब्रेस्ट में पाई जाने वाली हर गुठली वो भी कैंसर है? आप चूँकि एक्सपर्ट हैं पैथोलॉजी के, तो आपको तो मतलब गुठली देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये कैंसर है कि नहीं है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा।
अच्छा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो साइकोलॉजी है किसी भी खातून की, जी और जो वो वरीड हो जाती है, जिससे वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उसके हल के लिए इसका जवाब बहुत ज़रूरी है। जी ब्रेस्ट की कहीं पे भी जो कोई गुठली बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, जो ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग हो जाए कोई, वो हरगिज कैंसर नहीं है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सही। बहुत सारी लड़कियां, हम अपने जब स्टूडेंट्स को पैथोलॉजी या सर्जरी पढ़ाते हैं ना, हम उनसे ये सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ एज के सिनेरियो बना के कि एक लड़की है से 25 साल की, वो आई है गिल्टी के साथ, तो बताएं क्या क्या हो सकता है। एक न्यूली मैरिड खातून है, वो आई है तो क्या क्या हो सकता है। एक लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो आई है तो फिर क्या हो सकता है। एक 60 साल की है ये, तो फिर क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ जो आपकी उस कंडीशन है ना, उनमें ये गिल्टियाँ मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये कोई 60-70 की खातून हो, 50 से अबव हो, तो उसमें अगर हम कहें कि आधी में कैंसर होगा, तो वही अगर जो 20-25 साल की लड़की है, 18 साल की है, उसमें कोई शायद 100 में से एक में भी कैंसर ना हो। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिसमें एक, अगर छाती को कोई चोट लग जाए, जी उससे भी गिल्टी बन जाती है। इन्फेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर बच्चे बच्चे सर मार बॉल देते लग हैं जाता मौत है, में। सर लग जाता है, जी और कहीं आपकी टक्कर लग जाती है, वो उससे वहाँ गिल्टी बन जाती है। इसलिए हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हुआ क्या था। सही। फिर जो दूध पीने वाली, जैसे मैंने पहले ही बताया, बच्चे होते हैं, जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो दबाते हैं निप्पल को, वहाँ क्रैक आ जाते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन, जो उनके मुंह में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जाके इन्फेक्शन कर लेते हैं, वो इन्फेक्शन भी है। हमारे मुल्क में ब्रेस्ट छाती की गिल्टियाँ टीबी की वजह से भी हैं। सही। ये अनकॉमन नहीं है, यहाँ टीबी इतनी कॉमन है कि छाती की भी टीबी बहुत आम है। और उसका सबसे ज़्यादा वो खतरनाक लगती है जब हम हाथ से लगा के देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कैंसर हुआ हो। वो हम इसके लिए ये वाला टेस्ट जो हमने किया है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम आधे घंटे के अंदर उसको बता देते हैं कि तुम्हें कैंसर नहीं है, टीबी है, टीबी की दवाई दी जाती है और वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। 2 महीने पूरी टीबी की दवाई देते हैं, और वो 15-20 दिन के बाद गिल्टियाँ खत्म हो जाती हैं, और फिर कभी उस नहीं होती, और ना वो कैंसर होता है। फिर एक होती हैं गिल्टियाँ जिनको कहते हैं ट्यूमर हैं, लेकिन वो कैंसर नहीं होती, वो भी बहुत आम है। छोटी उम्र की लड़कियों में वही होती है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा है, उसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा है। फिर उससे बड़ी उम्र जाती जाती है ना, अगर आप एक बच्ची की ब्रेस्ट होती है ना, वो जो अनमैरिड है 16-17 की है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। जी बड़ी होते जाते हैं, नॉर्मली ही ब्रेस्ट में गिल्टियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि कई लोगों को जो पीरियड्स के दौरान ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। तो वो उनमें से कोई भी कैंसर नहीं होता। सही। अच्छा, अब इसके लिए हमने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इनको रोकें कैसे। अब 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है कि इसको होने ना दिया जाए, दूसरा है कि अगर हो जाए तो इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके इस पर काबू पाया जा सके। जो पहला एस्पेक्ट है ना होना दिया जाए, उसमें तो ये है जो मैंने पहले इतनी सारी ये बताई वजूहात इसकी, उनको कम से कम किया जाए, लोगों को अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि वो उन चीज़ों से बचे। दूसरी चीज़ के लिए है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। जी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, लोगों का ख्याल होता है शायद कोई टेक्नोलॉजी है, बड़ी महंगी चीज़ होगी, मशीनें लगेगी, इसमें कुछ नहीं है। मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत अर्सा पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ सारी लड़कियाँ होती हैं। जब फर्स्ट ईयर जब आती थी तो मैं बहुत दफ़ा उनकी उस सब्जेक्ट वालों को कहता था कि इनका एक लेक्चर मुझे दे दें। उस लेक्चर में मैं उनको ये वाली चीज़ बताता था कि बेटा अब आप आए हो, यू आर फीमेल, आप 300 यहाँ बैठे हो, आपके घर में 3-4 खवातीन हैं, आपकी फैमिली में हर एक के 20-25 खवातीन हैं, तो 300 को अगर हम 20-25 से मल्टीप्लाई करें तो इतने सारे लोगों को अवेयरनेस आज हम प्रोड्यूस करेंगे। कैसे कि पहला स्टेप है इसका कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपनी छाती का खुद मुआयना करें। उनको हम कहते थे कि बेटा ऐसे बताते थे कैसे करना है,
और आपने महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में या एक दफ़ा खुद भी देखना है, और अपनी बहन, अपनी खाला, अपनी फ्रेंड जो डॉक्टर नहीं बन रही, सबको कहना है कि जब नहाते हुए अपनी छाती को ज़रूर मुआयना करें, हाथ लगा के उसको फील करें। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलें आगे चलें। अगर कोई कभी भी ज़रा सी भी आपको फ़र्क लगे कि अब ये थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, मैंने पिछली बार तब्दीली देखा, महसूस हो रही है अपने आप में। उसमें तब्दीली आ रही है कि जो गिल्टियाँ सी बन रही हैं, कुछ सख्ती सी आ रही है, फिर आप फौरी उसका डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ब्रेस्ट के साइज में भी फर्क आना शुरू हो जाता है? जी, साइज में आने के लिए ना फ़र्क ज़्यादातर वो बहुत इसको कहते हैं एडवांस कंडीशन होती हैं, वरना साइज में फ़र्क आने का हरगिज़ मतलब कोई कैंसर नहीं है। साइज में जो रैपिड चेंज किसी भी जिस्म के हिस्से की जो आती है ना, वो कैंसर से नहीं आ सकती होती। कैंसर टेक्स टाइम, वो कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई एडीमा हो सकता है बीच में, उससे होती है। साइज में फ़र्क आता है जब ट्यूमर आता है, इसलिए जब मुआयना करना है तो दोनों छातियों का करना है, दोनों को ही करना है हर वक्त। जब भी किसी की एक में भी हो तो दूसरी करनी होती है साथ ही साथ। अच्छा, वो जो जब अगर कोई देखे कि कोई फ़र्क है तो फिर दे शुड गो टू द डॉक्टर्स। अब डॉक्टर ने क्या करना है, डॉक्टर ने भी पहले तो उसको एग्जामिन करना है दोनों ब्रेस्ट। अगर वो भी फील करे कि इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो इसके आगे फिर 2 स्टेप्स हैं। अगर तो उनकी उम्र हो 30 से कम तो उनकी अल्ट्रासाउंड हो जानी चाहिए। अगर 30 से, और बहुत सारी जगह रिकमेंड किया जाता है 35 साल से, तो फिर उनकी ब्रेस्ट छातियों का एक एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। वो अब तो गवर्नमेंट ने हर तकरीबन अस्पताल में उसको अवेलेबल कर दिया है, सरकारी भी, तो वो होना चाहिए। और फिर वो उनका हर साल होना चाहिए उन खवातीन के जो 35 साल से ज़्यादा उम्र की। हाँ, जिनकी फैमिली में कैंसर हो वो 30 साल 5-4 साल पहले भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगला स्टेप वो है कि हमने उसमें से कोई थोड़ा सा मवाद या बोटी या कुछ लेके जब तक नहीं देखेंगे, हम श्योर नहीं होंगे कि वो नहीं है। उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो सुई से करते हैं, उससे कोई इंजरी नहीं होती। आपको पता, ब्लड लेते हैं उसके बाद इंजरी तो कोई नहीं होती, वही सुई यूज़ करते हैं, ना कोई निशान बनता है। उससे कोई 95% ऑफ द केसेस जो है वो डिसाइड हो जाते हैं, कोई और आगे करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा उसके बाद। हाँ, ये भी इसका एक टेस्ट, ये भी फ़ायदा है कि एक खातून है उसकी गिल्टियाँ बनती रहती हैं, वो करा लिया 6 महीने बाद फिर करा लिया, जब तक कराते रहे नीडल से 6 महीने, साल 2 साल, तो कभी और कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन को अमूमी तौर पे कितने अरसे बाद स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए? ये जो स्क्रीनिंग है ना, ये तो मैंने बताया ना, जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है ना, ये तो खुद ही महीने 2 महीने बाद खुद ही देख लेना चाहिए। जिन आगे जो बाहर से कराने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि 35 साल से जो बड़ी खवातीन है ना, उनको साल या 2 साल बाद अपना मैमोग्राफ कराना चाहिए। बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली भी नहीं कराना चाहिए, इस वजह से कि उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे हम आते हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, और अगर है तो किस स्टेज में आपके पास अगर पेशेंट आ जाता है तो वो काबिल इलाज होता है? अच्छा, असल में ना जो कैंसर है ना, उनको उनके लिए मेडिकल फील्ड में क्योर का लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे कैसा भी कैंसर, कि हम ये कि 100% हो गया, 100% कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छा इलाज, जिससे हम कहते हैं कि 10 साल ज़िंदगी बन गई, 20 साल ज़िंदगी बन गई, 30 साल 40 साल, वो अब सारे अवेलेबल हैं। और बहुत सारे कैंसर वाले मरीज़ किसी और वजह से मरते हैं, जरूरी नहीं उस कैंसर से मरते हैं। उनको हार्ट अटैक हो गया, कोई निमोनिया हो गया, जैसे ये कोविड चल रहा था, इन्फेक्शन हो गई, तो वो कैंसर से नहीं मरे थे। उसकी वजह ये इलाज और उसकी डायग्नोसिस है कि हम एक प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर लेते हैं, और फिर उसका बहुत अच्छा इलाज अब अवेलेबल है, जो कि ऑपरेशन भी है, और बहुत सी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, जिनसे कि अगरचे महंगा है, लेकिन वो जो दवाइयाँ होती हैं अब उसमें कई लेवल की दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं, कि पहले एक लेवल की करें, अगर फिर हाथ से निकल रहा हो तो फिर दूसरी लेवल के लिए, उसके लिए ना उसके ऊपर ब्रेस्ट के जब कोई भी बायोप्सी आती है ना, या हम छाती पूरी निकाल के उसका ट्यूमर का जब हमने रिपोर्ट करते हैं ना, उसके साथ हम 4-5 चीज़ें और लिखते हैं, वो उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो हर रिसेप्टर के अगेंस्ट दवाई अवेलेबल है, जिसकी वो जो है उसको वो
वही दवाई दी जाए ताकि उसके साइड इफेक्ट भी ना हो और उसको वो ठीक करे। अब एक तो अच्छा, अब जब इसका है कि आउटकम क्या है, आउटकम डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा अर्ली डायग्नोसिस हो तो जी। तकरीबन 100% इलाज है अच्छा। कि वो सिर्फ वही था, वो कहीं फैला हुआ नहीं था। अगर वो फैल गया हो वहाँ से किसी गिल्टियों में, जिस समय बहुत सी लिम्फ नोड्स होती वहाँ चला गया हो, या कईयों की हड्डियों में भी चला जाता है, लिवर में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, फिर जाहिर है कि जब इतनी जगह पे है तो उसका इलाज में मुश्किल है और उसका आउटकम भी कम है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्क्रीनिंग को हम स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम पहली स्टेज पे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना वो उस बंदे पे नहीं है सिर्फ, ये पूरी कौम पे है जी। वो इलाज पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, बिल्कुल। वो लाखों रुपए हमारी अपनी इकोनॉमी से जाते हैं, और उसका जो बंदे को ये कैंसर एडवांस होता है ना वो अपने काम से भी जाता है, कई महीने कई साल, तो ये सारी चीज़ें मिल के मुझे इनिशियली हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो शायद उससे बहुत कम है जो बाद में हमें एज अ गवर्नमेंट लगाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा होता है कि आपने ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किया खवातीन का, तो क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? जी जी, वो भी है। अब कुछ कैंसरों की किस्में हैं जिनका दोबारा होने का चांस ज़्यादा होता है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये होती है इलाज, कि जब हमारे अभी भी बहुत बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक गिल्टी या एक फोड़ा निकला ब्रेस्ट में, वहाँ के लोकल किसी डॉक्टर ने या क्वैक ने उसको रिमूव कर दिया और बात खत्म की, पता ही नहीं किया। अब उसमें आफ्टर 10 years, आफ्टर 7 years, आफ्टर 20 years पता चलता है कि दोबारा हो गया। जी। या जब ऑपरेशन किया वो उस वक्त उसको मुकम्मल ना किया, वो जो बहुत कम है, अच्छे डॉक्टरों को तो पता है कैसे मुकम्मल करना है, वो उस इससे ये रिकरेंस होने का चांस होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे देखने वालों को बड़ी मुफीद मालूमात दी, और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर और ओवरऑल कैंसर जो कि एक बहुत मुज़ी मर्ज़ है, और इसके फैलने की ज़्यादातर वजूहात ही यही हैं कि लोगों को बीमारी की बर वक्त तशख़ीस नहीं होती, और उसकी वजह ये है कि हम बेहतर और मौसर तरीका इलाज नहीं अपनाते। हम सही डॉक्टर के पास और मुतलका डॉक्टर के पास आने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और होता यह है कि ब्रेस्ट कैंसर या ख़ास तौर पर जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से गुठलियों के हवाले से बात की, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस्म में पाई जाने वाली तमाम गुठलियाँ कैंसर नहीं होती, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये समझ रहे हैं कि ये कैंसर है और वो कैंसर हो। और लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि दम झाड़े वाले के पास चले गए, होम्योपैथिक के पास चले गए, जी वो हम इलाज करा रहे थे, वो गुठली ऐसा ऐसा छोटी हो गई, वो आपकी बीमारी बढ़ रही होती है। और उसकी जो बेहतर यही है कि आप मुतलका डॉक्टर के पास जाएं, कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, इधर उधर मत जाएं कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक आपको बहुत देर हो चुकी हो। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है, और अब तो हमारे मुल्क में इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का इलाज आ चुका है कि अगर मरीज़ बर वक्त पहुँच जाए तो उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब से अगर आपने किसी किस्म का सवाल करना है, डॉक्टर साहब से आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं, तो आलिया खान ऑफिशियल के ऊपर डॉक्टर साहब का मैं नंबर भी दे दूंगी, आप रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आलिया खान ऑफिशियल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।